हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन का एक बहुत ही मजेदार सा लेक्चर। वैसे एक बच्चा आज बोल रहा था कि सर आप हर लेक्चर में यही बोलते हैं कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही मजेदार सा लेक्चर। एक्चुअली मजेदार क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम हर लेक्चर में कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो आज भी एक बहुत ही मजेदार सा चीज सीखेंगे, ठीक है। और आज का टॉपिक है एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज। तो दोनों बहुत ही इजी है, अच्छे समझते हैं क्या है ये, ठीक। तो आज का टॉपिक क्या है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक, जिसको कि हम लोग लैम्डा से इंडिकेट करते हैं, ठीक। किससे इंडिकेट करते हैं? लैम्डा से। और इसको समझते हैं कि एग्जांपल से कि ये होता क्या है। डिफिनीशन तो बहुत ही आसान है, ठीक, पर पहले उसको फील कर ले हम लोग थोड़ा सा। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक हॉरिजेंटल सरफेस है, ठीक, और इस हॉरिजेंटल सरफेस पे यहाँ पर एक मास रखा हुआ है, ठीक, m। यहाँ पर एक ब्लॉक है जिसका मास कितना है? m, ठीक। अच्छा, ये अगर इस हॉरिजेंटल सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक, तो इस ब्लॉक पर ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, ठीक, कितना लगेगा? n, ठीक, नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा? n, ठीक है। अच्छा, नीचे की तरफ कितना वेट लगेगा? तो mg, इतना ही लगेगा, ठीक है। अच्छा, मान लेते हैं कि इस पे एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक, इसको इधर एक फोर्स से हम खींच रहे हैं, ठीक, एफ फोर्स से, ठीक। ये एक ड्राइविंग फोर्स है या एक अप्लाइड फोर्स है, ठीक। तो अगर हम इधर से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मान लेते हैं कि इधर से हम थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करें, तो आगे जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि इधर की तरफ एक फ्रिक्शन होगा, एफ, स्मॉल एफ। तो जैसे जैसे ये फोर्स अप्लाई करेंगे तैसे तैसे फ्रिक्शन बढ़ते जाएगा, ठीक। पर एक ऐसा फोर्स आएगा, मान लेते हैं ये बहुत हाई फोर्स है, और बहुत हाई फोर्स से हम इसको आगे की तरफ क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं ऐसे, ठीक। तो इसको आगे खींचेंगे तो ये फ्रिक्शन अब उतना तो हैंडल कर नहीं पाएगा फोर्स, ठीक। तो ये क्या करेगा? ये आगे जाने लगेगा। पर हम शुरू में जब फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इधर की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है, इसी वजह से ये मूव नहीं कर रहा है, ठीक। तो इस केस में होगा क्या कि इसको हम थोड़ा सा इधर बनाते हैं, ठीक, कि यहाँ पर अगर मान लेते हैं ये एक बॉडी है, ठीक, छोटा सा, ऊपर की तरफ क्या लग रहा है? नॉर्मल रिएक्शन, ठीक, और इधर की तरफ क्या लग रहा है? फ्रिक्शन, एफ, ठीक। तो इन दोनों का एक रिजल्टेंट बनेगा इधर की तरफ, ठीक। जैसे कि हमको मालूम है कि अगर कोई वेक्टर ए है और एक वेक्टर क्या है? बी है, तो दोनों का एक रिजल्टेंट वेक्टर बनता है डायगोनल के अलोंग। तो वैसे ही अगर ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, ठीक है, तो दोनों में क्या बनेगा? एक रिजल्टेंट, ठीक। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे जो रिजल्टेंट बन रहा है इसको हम आर से इंडिकेट कर रहे हैं। किससे इंडिकेट कर रहे हैं? आर से, ठीक। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा कितना? तो मान लेते हैं यहाँ पे क्या है? ये एंगल थीटा है, ठीक। तो ये कैसे निकलेगा? ये तो निकल जाएगा। आर इज इक्वल टू क्या होता है? रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ पे तो चूंकि 90 डिग्री है इन दोनों के बीच में एंगल, कितना है? 90 डिग्री। यानी कि अगर हम आर निकालना चाहेंगे तो ये कितना होगा? एफ का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर। कॉस 90 डिग्री क्या होता है? जीरो होता है, तो ये तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब कि ये आर कितना होगा? रूट में, यहाँ पे हम लिख देते हैं, आर कितना होगा? रूट में एफ का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर, ठीक। ठीक है, मान लेते हैं ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है इससे एंगल थीटा बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है? थीटा। इसी एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन है क्या? तो डिफाइंड इट इज डिफाइंड एज द एंगल, इट इज डिफाइंड एज द एंगल एट विच, या फिर एंगल बिटवीन। अच्छा, ये एंगल किसके किसके बीच में बन रहा है? तो ये क्या है? रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। तो इट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन फ्रिक्शन, फ्रिक्शन एंड
एंड नॉर्मल विथ द नॉर्मल रिएक्शन, विथ द नॉर्मल रिएक्शन। काफी इजी डिफिनीशन है, ठीक है। मीन्स की जो रिजल्टेंट बन रहा है किसके किसके बीच में, इट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन, यहाँ पे एक वर्ड छूट रहा है, इट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ, ठीक, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन, रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल विथ द नॉर्मल रिएक्शन, विथ द नॉर्मल रिएक्शन, ठीक। यानी कि जो रिजल्टेंट बन रहा है फ्रिक्शन का और नॉर्मल रिएक्शन का, इसका एंगल लेना है किससे, नॉर्मल रिएक्शन की तरफ जो वेक्टर है, ठीक, उससे। इसी को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो यहां से हमें क्या देखने को मिल रहा है, देखते हैं। ये जो नॉर्मल रिएक्शन है एन, ये किसके इक्वल होगा, नीचे mg के इक्वल होगा, ठीक है। और ये जो f है, f किसके इक्वल होगा, कैपिटल F, ये स्मॉल f के इक्वल होगा, ठीक है, ड्राइविंग फोर्स के, ठीक है। अच्छा, ये एंगल अगर निकालना होगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो ये हम लोग कैसे निकालेंगे, तो करेंगे क्या, यहाँ पे मान लेते हैं कि ये वेक्टर n है, ठीक। इस वेक्टर को उठाकर यहाँ पे हम रख सकते हैं, बिल्कुल, ठीक। तो इधर की तरफ वेक्टर f है, और यहाँ क्या एंगल बन रहा है, थीटा, ये तो रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक। तो इस केस में ये एंगल निकालना है तो हम टेन थीटा से निकाल सकते हैं, ठीक। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये बेस हो जाएगा, यानी f अपॉन में n। अच्छा, f इज इक्वल टू होता कितना है, तो f इज इक्वल टू होता है म्यू n, अपॉन में क्या है, n। तो n से n कैंसिल आउट होगा, टेन थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, म्यू, ठीक। यानी थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, टेन इनवर्स म्यू, ठीक है। कितना आएगा, टेन इनवर्स म्यू, ठीक। यानी कि इसको मिटाते हैं, यानी कि थीटा इज इक्वल टू कितना आ रहा है, टेन इनवर्स म्यू, ठीक। अब ये जो एंगल है, ठीक, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो इसको लेमडा से इंडिकेट हम लोग करते हैं, ठीक। तो इसको टेन इनवर्स म्यू हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। काफी इजी सा है, ठीक। ये स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट होगा, ठीक है। तो किसी किसी बुक में क्या लिखता है, किसी किसी बुक में, कि जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू, और म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन किसके इक्वल है, टेन थीटा के। जैसे इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, म्यू इधर रहने दें और इस टेन थीटा को इधर लेते हैं, तो टेन लेमडा। तो ये एक्चुअली है क्या, ये क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो इसका हम क्या ले रहे हैं, टेंजेंट। ये किसके इक्वल है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, इज इक्वल टू किसके, टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन, टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक। काफी इजी है, ये तो समझ में आ गया होगा, ठीक। कि ये जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये किसके इक्वल होगा, टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन बन रहा है, ठीक, इसी को हम किससे इंडिकेट कर रहे हैं, लेमडा से, ठीक। यहाँ भी हम इसको लिख देते हैं ऐसे, लेमडा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, लेमडा, यहाँ भी लेमडा, ठीक है। थीटा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। पर मोस्ट ऑफ द बुक में क्या करता है कि इस केस में जो थीटा बनता है उसको लेमडा से इंडिकेट करता है, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, ठीक, कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन है क्या।
तो अब अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे क्या, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, सॉरी एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ फ्रिक्शन तो हो चुका है, तो हम लोग इसको साइड में लिख लेते हैं, ठीक, कि ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन कितना आ रहा है, 10 इनवर्स म्यू, ठीक, 10 इनवर्स म्यू। ठीक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन तो समझ में आ गया क्या है। तो अब हम लोग देखेंगे कि एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, ठीक। एंगल ऑफ रिपोज, ठीक, इसको हम लोग अल्फा से इंडिकेट करते हैं मोस्टली, ठीक। अब ये एंगल ऑफ रिपोज क्या है इसको समझते हैं, ठीक। तो हम इस केस में हॉरिजेंटल प्लेन का स्टडी करेंगे, ठीक, विथ इंक्लाइंड प्लेन। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक हॉरिजेंटल सरफेस है, ठीक, और यहाँ पे इसी पे एक इंक्लाइंड प्लेन है, दोनों साथ में, ठीक। अब यहाँ पर एक मास है m, एक ब्लॉक है जिसका मास क्या है m, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे एंगल जो बन रहा है थीटा। तो इसको डिफिनीशन वाइज समझने से पहले थोड़ा सा फील कर लिया जाए। मान लेते हैं कि ये वो मास है, ठीक, और ये हॉरिजेंटल सरफेस है, ठीक। तो मान लेते हैं कि एक केस में क्या है कि यहाँ पे ब्लॉक रखा है। अब ये जो इसके नीचे एक हॉरिजेंटल प्लेन है, तो इससे हम ऊपर उठा रहे हैं इसको, ठीक, थोड़ा सा ऐसे उठा रहे हैं तो ब्लॉक यहाँ आएगा, थोड़ा सा और उठाएंगे तो ब्लॉक यहाँ आएगा। जैसे मान लेते हैं ये मास है और यहाँ पर है, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, ऐसे ऐसे उठा रहे हैं, ठीक। तो ये नीचे आने स्टार्ट करते रहे। तो ये जो मास है, मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में ये नीचे रहा होगा यहाँ पे, अब ये धीरे धीरे हम इसको उठा रहे हैं, तो एक ऐसे एंगल पे लेकर जा रहे हैं जहां पे ये नीचे आना स्टार्ट कर दे रहा है। तो वो वाला एंगल, जिस एंगल पे ये नीचे आना स्टार्ट करेगा, उसी एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। इसको थोड़ा अच्छे समझते हैं बाय डिफिनीशन वाइज। इसका डिफिनीशन क्या होता है कि द मिनिमम एंगल at which the block of mass m just starts sliding on या फिर from a inclined plane, ठीक। एक बार अच्छे समझना है क्या डिफिनीशन लिखा हुआ है। द मिनिमम एंगल एट विच द ब्लॉक ऑफ मास m जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग फ्रॉम ए इंक्लाइंड प्लेन। तो ये जो इंक्लाइंड प्लेन है उस पे ये मिनिमम एंगल, जिस एंगल पे नीचे आना स्टार्ट कर दे, जस्ट इमेजिन कि ये ऐसे रुका हुआ है, ठीक, और जैसे जैसे हम एंगल ऐसे बढ़ाएंगे तो नीचे आना स्टार्ट कर देगा और नीचे आ रहा है। यानी कि अब जाहिर सी बात है, अब कोई ऐसी चीज रखा है हम उसको बहुत ज्यादा ऐसे उठा दे तो नीचे आ जाएगा। तो एक मिनिमम एंगल होगा ना जिसपे वो नीचे आना स्टार्ट करेगा, उसी एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। अब देखते हैं कि एंगल ऑफ रिपोज निकलेगा कैसे, ठीक। तो यहाँ जो एंगल बनता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा, ठीक है। तो अच्छा, ये नीचे आना स्टार्ट करेगा ना, ठीक है। तो इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, इधर की तरफ, ठीक है। इस ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा, तो इस प्लेन पे जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है इधर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, बिल्कुल। और इसका मास m है, तो ग्रेविटी की वजह से ये नीचे आना चाहेगा, ठीक, mg, तो नीचे की तरफ कितना फोर्स लगेगा, mg, वेट की वजह से, ठीक है। अब इसको हम लोग दो कंपोनेंट में तोड़ते हैं, ठीक, दो कंपोनेंट में, तो इधर की तरफ तोड़ेंगे और इधर की तरफ, ठीक। तो यहाँ भी एंगल कितना बनेगा, अल्फा।
ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया है कि यहाँ अल्फा एंगल बनता है तो यहाँ भी कितना बनता है अल्फा। ठीक, इधर mg बन रहा है तो इधर क्या बनेगा mg cos अल्फा। ठीक है, और इधर की तरफ ये जो फोर्स है, ठीक, इधर की तरफ ये जो फोर्स है ये कितना होगा mg sin थीटा। इसी फोर्स की वजह से ये आगे आना चाह रहा है। ठीक, ये जैसे जैसे उठा रहे हैं तो इधर एक ग्रेविटी लग रहा है तो इसका ये कंपोनेंट जो है इसको इधर आने के लिए फोर्स कर रहा है। ठीक, ठीक है, तो इधर जो फोर्स लगेगा कितना लगेगा mg sin थीटा। ठीक है, तो अब थोड़ा सा यहाँ देखते हैं कि हो क्या रहा है। जो नॉर्मल रिएक्शन है किसके इक्वल हो रहा है mg cos थीटा के। नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल हो रहा है mg cos थीटा के। ठीक है, ये एंगल सॉरी ये फ्रिक्शन किसके इक्वल हो रहा है तो mg sin थीटा के। ठीक है, f किसके इक्वल हो रहा है mg sin थीटा के इक्वल हो रहा है। ठीक है, अच्छा हमको एक चीज मालूम है कि स्मॉल f फ्रिक्शन इज इक्वल टू होता है क्या है तो म्यू n होता है। बिल्कुल यही होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अल्फा है तो यहाँ भी अल्फा होगा। ठीक, ठीक है, एफ इज इक्वल टू कितना होता है म्यू एन, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक, तो ये कितना है एम जी साइन थीटा, और हम लोग को मालूम है कि ये जो एन है किसके इक्वल है एम जी कॉस थीटा के। तो एन की जगह हम क्या लिख सकते हैं एम जी कॉस थीटा, ये कितना आएगा एम जी साइन थीटा के इक्वल, यानी कि ये मास से मास गया, जी से जी गया। ठीक, ये जाके उधर डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा साइन थीटा अपॉन में क्या कॉस थीटा। ठीक, यानी कि हमको यहाँ से क्या दिख रहा है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, अच्छा सॉरी अल्फा होगा, थीटा लिखने का आदत है बार बार थीटा लिख दे रहे हैं। ठीक, तो ये साइन अल्फा अपॉन में कॉस अल्फा कितना आएगा टेन अल्फा। टेन अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा म्यू। ठीक है, तो ये जो एंगल ऑफ रीपोज है ये कितना आएगा अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू आएगा। इतना ही आएगा, बिल्कुल टेन इनवर्स म्यू के इक्वल आएगा। यानी कि यहां से हमको क्या दिख रहा है जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन आया था वो भी इतना ही आया था क्या, बिल्कुल इतना ही आया था। ठीक है, यहाँ ठीक है यहाँ लिख देते हैं जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन आया था कितना आया था लेमडा इज इक्वल टू टेन इनवर्स क्या म्यू आया था। ठीक, टेन इनवर्स म्यू, और ये भी कितना आया है टेन इनवर्स म्यू। यानी कि इन दोनों में से हमको क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो अल्फा है वो किसके इक्वल होगा लेमडा के, यानी कि एंगल ऑफ रीपोज किसके इक्वल होगा न्यूमेरिकली एंगल ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल होगा। ठीक है, ठीक है, एक बार अच्छे से इसको आप लोग देख लें। ठीक है, इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। समझ में तो आ ही गया है। ठीक, थोड़ा सा इसको फील करते हैं हम लोग। ठीक है, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन कितना आया था टेन इनवर्स म्यू। ठीक, और एंगल ऑफ रिपोज कितना आया था वो भी टेन इनवर्स म्यू आया था। ठीक, तो इन दोनों में से हमको क्या दिख रहा है कि जो अल्फा है वो किसके इक्वल है लेमडा के, यानी कि एंगल ऑफ रिपोज किसके इक्वल है एंगल ऑफ फ्रिक्शन के। ठीक, न्यूमेरिकली दोनों क्या होगा आपस में इक्वल होगा। ठीक, ठीक है, अच्छा ये जो हम ऐसे लिख कर रहे थे कि F इज इक्वल टू क्या होगा म्यू सॉरी यम जी साइन अल्फा। ठीक, यहाँ पर हम क्या लिख रहे थे यम जी साइन अल्फा। ठीक, तो ये जो F है वो किसके इक्वल है एम जी साइन अल्फा के ही इक्वल है। ठीक, किसी किसी बुक में क्या करता है कि इसको ऐसे लिखता है, कैसे लिखता है
मान लेते हैं कि यहाँ पे एंगल अगर क्या बन रहा है, थीटा, ठीक, तो यहाँ भी थीटा बनेगा, यहाँ भी क्या बनेगा, थीटा, ठीक है। तो होगा क्या, ये जो एफ है वो किसके इक्वल होगा, एफ किसके इक्वल होगा, एम जी साइन थीटा के, एम जी साइन थीटा के। तो एक चीज यहाँ समझना है, क्या चीज, ये एम जी साइन थीटा इस एफ से ज्यादा होना चाहिए ना, ये एम जी साइन थीटा इस एफ से ज्यादा होना चाहिए, क्यों, ये ज्यादा होगा फोर्स इधर की तरफ, तभी नहीं ब्लॉक नीचे आएगा। यानी कि बुक में ऐसे लिखता है कि एम जी साइन थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या, एफ, ठीक। यानी कि अच्छा, ये इस एफ को हम क्या लिख सकते हैं, एफ को ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझ लें कि एम जी क्या साइन थीटा इज ग्रेटर देन, क्या होगा, बड़ा होगा, और इक्वल टू एफ, ठीक। एक स्पेशल कंडीशन है जिसमें इक्वल भी हो सकता है, ठीक, ठीक है। तो एम जी साइन थीटा, अच्छा ये किसके इक्वल होगा, फ्रिक्शन, तो ये म्यू एन के इक्वल होगा, ये तो हमको मालूम ही है, ठीक। ये एन किसके इक्वल है, तो एन एम जी कॉस थीटा के इक्वल है, एन किसके इक्वल है, एम जी कॉस थीटा के, ये वाला फोर्स इसके इक्वल होगा, ठीक। यानी कि एम जी साइन थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू, एन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इस एन की जगह एम जी कॉस थीटा, ठीक है। तो यहां से क्या देखने को मिल रहा है कि इस एम से ये एम गया, इस जी से ये जी गया, ये इधर आ जाएगा, तो साइन थीटा अपॉन में क्या, कॉस थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या, म्यू, यानी कि टेन थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या, म्यू, ठीक। तो ये जो थीटा है मतलब टेन थीटा, ये ज्यादा होना चाहिए म्यू से, तभी क्या होगा, ये ब्लॉक नीचे आना स्टार्ट करेगा, जाहिर सी बात है, ये एंगल क्या होना चाहिए, थोड़ा बड़ा होना चाहिए, ठीक। अच्छा, एक स्पेशल केस में मान लेते हैं, ये इक्वल वाला केस लेते हैं, ठीक। तो उस केस में इस थीटा को ही लेमडा के, सॉरी, अल्फा के इक्वल लिखते हैं, ठीक। थीटा को किसके इक्वल लिखते हैं, अल्फा के, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू। तो ये कौन सा एंगल है, ये वो एंगल है जिस एंगल पे ये जस्ट स्टार्ट होगा इधर आना। अब हल्का सा भी हम थोड़ा सा एंगल बढ़ाएंगे तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये वो वाला एंगल है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रीपोज। अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स म्यू, ठीक। ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, ठीक। किसी किसी बुक में ऐसे भी लिखता है। अब इसी पे बेस्ड हमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। ठीक है, ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है, टफ है ही नहीं, देखा जाए तो बहुत इजी है, बस समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक, जो करके थोड़ा सा मजा आ जाए, ठीक। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है आज का कि एक फिगर बना रहे हैं, ठीक। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक हॉरिजेंटल सरफेस है, ठीक, क्या, एक हॉरिजेंटल सरफेस, ठीक। और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा वेज है, ठीक, जिसका मास कैपिटल एम है। एक बहुत बड़ा ब्लॉक है जिसका मास कितना है, कैपिटल एम, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा मास एम है, ठीक, एम, ठीक। तो अब एक क्वेश्चन एराइज होगा कि ये यहाँ पे रुकेगा कैसे, तो नीचे आ जाएगा ना, मतलब यहाँ पे अगर मास रख रहे हैं तो नीचे आ जाएगा, ठीक। क्यों, क्योंकि नीचे की तरफ ग्रेविटी लगेगा एम जी, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि नीचे ना आए, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इधर से फोर्स अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे, फोर्स, और फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये नीचे नहीं गिरेगा। नहीं समझ में आया, देखो एग्जांपल, जैसे मान लो ये यहाँ पर है मार्कर, और हम चाहते हैं कि ये इस हथेली पे चिपका रहे, ठीक, हैंड में,
तो हम क्या करेंगे, इस हाथ को हम तेजी से ऐसे आगे लेके जाएंगे, तो ये कुछ टाइम के लिए रुका होगा। अगर बहुत तेजी से लेकर जाएंगे तो यहीं पे रुका होगा। ठीक, जस्ट इमेजिन कि ये है। ठीक, अगर इसको हम ऐसे जैसे रख रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, नीचे गिर जा रहा है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि ये चिपका रहे हैंड पे, तो हम क्या करेंगे, इसको हाई स्पीड से आगे लेके जाएंगे हाथ को। ठीक, हाई स्पीड से क्या करेंगे, आगे लेके जाएंगे तो नहीं गिरेगा, और जैसे ऐसे छोड़ देंगे ये क्या होगा, गिर जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर हम चाहते हैं कि ये ब्लॉक इस पे चिपका रहा है तो क्या करना पड़ेगा, इधर से एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा F। ठीक है, ठीक है, तो ये फोर्स हमको निकालना है। ये कौन सा फोर्स है जो इसको नीचे नहीं गिरने देगा। ठीक, तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द मिनिमम, कम से कम मिनिमम हॉरिजेंटल फोर्स required so that block of mass small m is stationary at wedge। ठीक, ये जो वेज है जिसका मास कितना है, ऑफ मास कैपिटल एम। ठीक, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है अगर देखा जाए तो, कि अगर यहाँ पर एक वेज है, एक बहुत बड़ा ब्लॉक है जिसका मास कितना है, कैपिटल एम, और यहाँ पे एक छोटा ब्लॉक है, हम चाहते हैं कि नीचे ना गिरे, तो हम इधर से बहुत स्पीड में क्या अप्लाई करेंगे, फोर्स। तो यही फोर्स निकालना है। गिवन है एक चीज, क्या चीज, कि इस सरफेस का जो कोफिशिएंट है वो म्यू है। ठीक, कोफिशिएंट कितना है फ्रिक्शन का, म्यू है। ठीक, हो जाएगा क्या ये। एक बार क्वेश्चन को अच्छे से समझ लें आप लोग, और एक बार ट्राई जरूर करें। ठीक, पॉज करके ट्राई कर सकते हैं आप लोग चाहे तो। हो गया, हुआ कि नहीं, नहीं हुआ, तो किया जाए, इसको करते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक, तो बनाते हैं। मान लेते हैं कि ये हॉरिजेंटल सरफेस है, यहाँ पे ये वेज है जिसका मास कैपिटल एम है, और यहाँ पे एक छोटा सा ब्लॉक है जिसका मास एम है। ठीक, तो नीचे की तरफ ये क्यों आएगा, नीचे की तरफ ये क्यों आएगा। ठीक, क्योंकि नीचे वेट इसका होगा mg, जाहिर सी बात है कि नीचे की तरफ इसका कितना होगा वेट, mg जी। ठीक है, अच्छा ये नीचे आएगा तो इस पे ऊपर की तरफ फ्रिक्शन लगेगा ना, लगेगा कि नहीं, इधर की तरफ, ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ जो फ्रिक्शन लगेगा उसको मान लो क्या, F, स्मॉल f। ठीक है, अच्छा इस ब्लॉक पे, ठीक, ये जो ब्लॉक है इस पे क्या लगेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन। ठीक, तो इधर की तरफ एक क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन, क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, बिल्कुल। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, क्या निकालना है, ये जो फोर्स हम इधर से अप्लाई कर रहे हैं F। ठीक, ये जो हम इधर के तरफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं यही हमको निकालना है कि कितना फोर्स अप्लाई करेंगे। ठीक, ठीक है, तो एक चीज यहाँ से देखने को मिल रहा है, क्या चीज, कि ये F जो है वो किसके इक्वल है, F किसके इक्वल है, mg के। F किसके इक्वल है, mg के इक्वल है। ठीक है, अच्छा ये F इज इक्वल टू होता कितना है, F इज इक्वल टू कितना होता है, तो म्यू n के इक्वल होता है। F किसके इक्वल होता है, म्यू n, ये कितना आएगा, mg। ठीक है, अच्छा ये नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा नॉर्मल रिएक्शन, तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक, ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये किसके इक्वल होगा, तो यम ए के इक्वल होगा, क्योंकि इधर के तरफ ये नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है तो किस फोर्स के वजह से लग रहा है, ये जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक,
कहाँ गया, ये जो हम इधर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इसी के वजह से नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है। ठीक, तो ये जो n है ये किसके इक्वल होगा, ma के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, ma के। अच्छा नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया तो एक और एग्जांपल देखते हैं इसी में। हम इस ब्लॉक को ना कंसीडर करके हम ये बड़े वाले ब्लॉक को कंसीडर कर रहे हैं अब, ठीक है। तो ये जो ब्लॉक है इसको यहाँ पे हम बना रहे हैं, ठीक। यहाँ पे जो ब्लॉक है यहाँ पे, इसके वजह से इधर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगेगा क्या, n, बिल्कुल लगेगा। तो हम चाहते हैं कि ये जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है, ठीक, ये इसी पे स्टेशनरी रहता है। इस पे स्टेशनरी कब रहेगा, जब इधर की तरफ क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन लगा होगा। तो हम चाहते हैं कि ये इधर की तरफ लगा रहे, तो कुछ इधर की तरफ भी फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये दोनों स्टेबल हो। स्टेबल तभी ना होगा, इधर का फोर्स इधर के फोर्स के इक्वल होगा, तो इधर जो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा तो ये फोर्स किसके इक्वल होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन के। ठीक, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं हम लोग, ठीक। तो ये जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मतलब इधर कर रहे हैं, इसी की वजह से नहीं नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है, इसी की वजह से तो यहाँ पे ये स्टेशनरी है। तो n इज इक्वल टू कितना होगा, ma। तो यहाँ पे अब n का वैल्यू रखेंगे, n कितना है, ma, यम ए, ये कितना आएगा, यम जी के इक्वल आएगा, आएगा बिल्कुल। यानी कि यम से यम गया, यम से यम गया, म्यू इज इक्वल टू कितना आएगा, जी बाई, सॉरी ए कितना आएगा एक्सेलरेशन, जी बाई म्यू। अब पहला क्वेश्चन ये कि हम एक्सेलरेशन क्यों निकाल रहे हैं, एक्सेलरेशन आ गया ना, एक्सेलरेशन कितना आया है, एक्सेलरेशन कितना आया है, ये जी बाई म्यू। एक्सेलरेशन आने का फायदा क्या है देखते हैं, इसको मिटाते हैं, अच्छा ही रहने देते हैं, ठीक। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये जो पूरा ब्लॉक है, इसको मिटा रहे हैं, ये जो पूरा ब्लॉक है इसका मास हम कंसीडर करेंगे, ठीक। तो इस पूरे सिस्टम का मास कितना है, पूरे सिस्टम का मास, तो कैपिटल M प्लस स्मॉल m है, ठीक, इनटू एक्सेलरेशन। इस सिस्टम पे एक फोर्स लग रहा है, तो फोर्स लग रहा है तो एक एक्सेलरेशन आएगा, और ये एक्सेलरेशन हम पहले ही निकाल चुके हैं। ये एक्सेलरेशन कितना आता है, जी बाई जी, मतलब जी बाई म्यू, तो ये कितना आ जाएगा, m प्लस स्मॉल m और ये जी बाई म्यू। तो ये है वो फोर्स जिसके वजह से ये जो ब्लॉक है ये नीचे नहीं आएगा, ठीक। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है ये अगर समझा जाए तो, ठीक, कि यहाँ पर एक वेज है और यहाँ पे एक छोटा सा मास रखा है, तो कितने फोर्स से हम इधर अप्लाई करें कि ये इधर जा रहा है तो ये नीचे ना आए, ठीक है। तो फोर्स कितना होगा, कैपिटल M प्लस स्मॉल m जी बाई म्यू, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, एंगल ऑफ रिपोज क्या है, और ये क्वेश्चन भी, ठीक है। तो आज के इतना ही, हैव अ गुड डे।